गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज फिर से आपका BIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जब हमने स्टार्ट किया था बेटा, तो उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट, डेफिनेशन, डायमेंशंस तक पहुंच गए थे। उसके बाद में हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने डाइपोल मोमेंट के, डाइपोल जो होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बनता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो ये क्या होता है इसके बारे में देखिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेज इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू द प्रेजेंट पोजीशन। यानी किसी चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से किसी सिस्टम के अंदर लाने में जो वर्क डन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग क्लास 11 में पढ़ के आते हैं कि जो वर्क होता है वो इनडायरेक्ट वे में किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वर्क निकालेंगे और वर्क को लास्ट में किसके इक्वेट कर देंगे, एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक Q1 चार्ज को कहीं से इनफाइनाइट पोजीशन से लाया और इसका एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया O। तो O से इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसके पोजीशन वेक्टर होगा वो R1 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे चार्ज को जब लेके आएंगे तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो R2 हो जाएगा। देखिए जब जैसे हम Q1 को लाए तो पहले से कोई भी किसी तरह का चार्ज मौजूद नहीं था, तो इस पर जो Q1 चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इसी तरीके से जब Q2 लाएंगे तो इसका एक चार्ज इसके चारों तरफ बन जाएगा और इस Q2 चार्ज को यहाँ पर लाने में जो काम होगा वो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा और उस वर्क डन को लास्ट में अपन किसके इक्वेट कर देंगे, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। अब जब Q2 को लेके आते हैं तो पहले से जो प्रेजेंट होता है वो Q1 होता है, तो Q1 के कारण Q1 का जो पोटेंशियल बनेगा इनटू Q2 चार्ज ला रहे हैं तो ये आपका वर्क होगा। आप सबको पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो वर्क अपॉन चार्ज होता है। तो इसी तरीके से वर्क इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया। आप सबको पता है कि V का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, तो यहाँ पर KQ अपॉन R लगा दिया, Q2 ऑलरेडी है तो हमें टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क में हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, यू विल गेट योर फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द वर्क। और वर्क को आपने किसके बराबर कर दिया, एनर्जी के, तो ये आपके किसके इक्वेट हो गया, एनर्जी के इक्वेट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। अभी हमने 2 चार्जेस के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से 3 चार्ज, उसमें भी सेम सिस्टम रहेगा। सबसे पहले इनफाइनाइट से Q1 चार्ज को लेके आए तो किसी तरह का पहले कोई चार्ज मौजूद नहीं था, तो वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा कि हमें क्या निकालना बेटा, वर्क निकालना पड़ता है। तो वर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल इंटू Q1। तो यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो स्टार्टिंग Q1 को लाने में जो काम करना पड़ेगा वो कार्य वर्क किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपने Q1 को ला के रख दिया तो यहाँ पर चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ड्यू टू Q1 चार्ज, जिसको हम क्या कह देंगे, V1 कह देंगे। अब आप बारी बारी से Q2 को लेके आएंगे, तीसरे चार्ज को लेके आएंगे तो उसका पोटेंशियल काम करेगा। तो जैसे ही Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो Q1 के जो पोटेंशियल V1 था उसको Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका वर्क किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल इंटू Q2 के बराबर हो गया। Q2 पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है, तो यहाँ से आपने Q2 वर्क निकाल दिया। इसी तरीके से जब Q3 को लेके आएंगे, Q3 को लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों काम करेगा, तो दोनों का जो पोटेंशियल शामिल कर दिया आपने और दोनों के जो फॉर्मूले है उसकी वैल्यू KQ अपॉन R के रूप में रख दी। तीनों को जैसे वर्क अपन ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क को आप किसके बराबर कर देंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर देंगे, तो आपका टोटल वर्क एज इक्वलेंट टू द पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड कहने का मतलब कोई आपके फील्ड है, ये ई फील्ड आपको दिख रहा है इस लाइनों के थ्रू, इसके अंदर मैं एक डाइपोल रखने जा रहा हूं। तो डाइपोल का मतलब है एक -q चार्ज रखूंगा और एक +q चार्ज रखूंगा। अब -q और +q चार्ज रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर एक फोर्स वर्क करेगा, वो फोर्स की वैल्यू क्या दी जाएगी,
ई एफ बराबर क्यू ई पॉजिटिव, एफ बराबर माइनस क्यू ई नेगेटिव। क्लियर है? अब जैसे ही आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखेंगे तो इसके अंदर एक टॉर्क डेवलप होगी। तो टॉर्क जो दी जाती है वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल से 90 डिग्री, 90 डिग्री से आप क्या लगा सकते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा शॉर्ट ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, जिससे आप P अपॉन H के थ्रू साइन थीटा निकाल सकते हैं। और साइन थीटा किसके बराबर होगा? जो हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो हो रहा है वो टॉर्क लग रही है, टॉर्क इक्विवेलेंट है फोर्स के, तो टॉर्क की जगह हमने रख देंगे, टॉर्क की जगह रख देंगे क्यू ई 2a साइन ऑफ थीटा। अब आप लोग जानते हैं 2a इंटू क्यू किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया साइन थीटा किसके बराबर होगा? ये वर्क के बराबर होगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास आ गया P साइन ऑफ थीटा। अब देखिए इसके टोटल, अगर यहाँ पर हम कोई एक एंगल मान ले θ1, ये एंगल जो हमने माना वो θ1, पूरा रेस्पेक्ट में घुमाना है तो क्या हो जाएगा? θ1 से θ2। तो θ1 से θ2, यहाँ पर अभी फॉर्मूला आपने निकाला P साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो हमें पता है कि थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो P यहाँ पर कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, बाहर आ जाएगा। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो θ1 से θ2, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, आपको वर्क मिल जाएगा। और वर्क आपके किसके इक्विवेलेंट होता है? एनर्जी के बराबर होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल एट एन एंगल ऑफ थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग द अबव फ्रॉम π/2 टू थीटा। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ये। तो एनर्जी एज इक्विवेलेंट टू द वर्क π/2 टू थीटा। तो यहाँ पर आपको पता है थीटा के रेस्पेक्ट में है, P कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। लिमिट अप्लाई करेंगे, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आपको पता है cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। यू विल गेट U इक्वल टू माइनस P cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस PE। स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जब अगर आपके पास थीटा अगर 90 डिग्री रखें प्रीवियस फॉर्मूले के अंदर, तो इस फॉर्मूले के अंदर थीटा, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना रखें? 90 डिग्री रखें, तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो आपको U की वैल्यू 0 मिलेगी और मिनिमम के लिए माइनस PE की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सम सरफेस, सम पोटेंशियल, सम विभव पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। An equipotential surface is a surface in which the electric potential at all the points on the surface will be the same। कहने का मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर हमने देखी जैसे 3 सरफेस लिए हैं, तीनों सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सभी पर पोटेंशियल की वैल्यू अगर सेम होगी तो ऐसा सरफेस कैसा सरफेस कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज में वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। क्यों होगा? क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ तक पहुँचाना है तो पोटेंशियल तो सेम ही है, तो वर्क डन उसको मूव करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपका वर्क डन जो होगा वो शून्य होगा, 0 के बराबर होगा। द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एंड दैट ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्लेन्स नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर पैरेलल। जनरल रिलेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द फील्ड, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर 2 सरफेस लिए हैं, सपोज दिस इज योर ए सरफेस, दिस इज योर बी सरफेस, और दोनों का पोटेंशियल लिया है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो डेल वी अगर कंसिडर करें, तो पहले का v लिया और दूसरे का v प्लस डेल वी लिया है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? dv। तो dv बराबर किसके बराबर होगा? माइनस ई dl। तो यहाँ से आपने e की वैल्यू निकालनी है, तो dv अपॉन dl, यानी जो E होगा वो ग्रेडियंट के बराबर होगा माइनस dv अपॉन dl के बराबर होगा। ये जनरल रिलेशन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, और सेकंड चैप्टर के अंदर हमारा जो इक्विपोटेंशियल के बारे में हमने स्टार्ट किया था, और हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो चैप्टर था, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
यानी विभव तक हमारा आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको इस लेक्चर का कैपेसिटेंस वाला पोर्शन जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ तक सेकंड चैप्टर का पोटेंशियल वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो बच्चे 12th में हैं उन तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आपके कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको जल्दी उसका रेस्पॉन्स मिल जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।